द एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से लेके कब तक 1830 से लेके 1848। बेसिकली ये थर्ड वाली मेन हेडिंग है। हम इसमें डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, ऐसी एज ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बहुत सारी रेवोल्यूशन आई, रेवोल्यूशन क्रांतियां आई जो क्रांतिकारी लेके आए। कब से लेके कब तक, 1830 से लेके 1848, मतलब अप्रोक्स 18 साल तक ये कितनी रेवोल्यूशन, कौन कौन सी जगह पर रेवोल्यूशन आई, कौन कौन सी जगह पर जो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी को स्थापित करने की कोशिश की। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं ऑपरेशन। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है कि 1830 से लेके 1848 तक बहुत सारी रेवोल्यूशंस आई जो मैं आगे डिस्कस करवाऊंगा। लेके कौन आया, रेवोल्यूशनरीज लेके आए, जिसको क्या बोला जाता है, लिबरल्स लोग भी बोला जा सकता है और नेशनलिस्ट भी बोला जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि इस टाइम पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी रेवोल्यूशनरीज लेके आए जिनको क्या बोला जाता है, लिबरल्स भी बोला जा सकता है और नेशनलिस्ट भी बोला जा सकता है। इन सभी का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है, जो राष्ट्र को, जो देश को प्यार करते हैं। और इसमें ना हम बेसिकली 3 मेन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 कहानियां समझ लो, ठीक है, 3 इंसिडेंट समझ लो, 3 रेवोल्यूशन समझ लो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट में हम कौन सी रेवोल्यूशन देखेंगे, जुलाई रेवोल्यूशन। इसका एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन जुलाई रेवोल्यूशन। तो जो मैं बताऊंगा वो आपने लिखना है। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। पीछे मैंने पढ़ाया है न्यू कंजर्वेटिव के पास पावर आ गई। न्यू कंजर्वेटिव ने कौन सा राजा घोषित कर दिया था फ्रांस का, बर्बन किंग्स को, ठीक है। तो बर्बन किंग लोगों को बहुत ज्यादा तंग करने लग गए थे, जिसके चक्कर में बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई। तो रेवोल्यूशनरीज ने इकट्ठा होकर बर्बन किंग्स की पावर को खत्म किया। यहाँ पर लिखा है ना, बर्बन किंग्स लॉस्ट द पावर। तो हुआ यूं, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बर्बन किंग्स की पावर को हिला के रख दिया था। और बर्बन किंग्स के बाद कौन राजा बना, लुइस फिलिप्स। तो आपने थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है, पहले नेपोलियन, फिर न्यू कंजर्वेटिव्स आए। न्यू कंजर्वेटिव में कौन आया, बर्बन किंग फ्रांस का राजा बना। फिर उसके बाद कौन बना, लुइस फिलिप्स। बस ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है। तो लुइस फिलिप्स ने ये सारी क्रांतिकारियों की जोश को देखते हुए डर गया, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, मोनार्की का मतलब होता है राजे महाराजाओं का राज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है, हाँ भी मोनार्की तो है, राजे महाराजों का राज तो है, पर राजे को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बात माननी पड़ेगी जो लिखी है आम लोगों के लिए। तो यही जुलाई रेवोल्यूशन थी जो जुलाई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में। देश का नाम याद रखना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं आपको फर्स्ट इंसिडेंट से। एक तो जुलाई रेवोल्यूशन ये पूरी लिखोगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सप्लेन करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या बना, राजे को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई होप ये फर्स्ट इवेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सेकंड इवेंट छोटा सा ही है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर हुआ था सेकंड इवेंट, इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल एक जगह है, बताता हूँ क्या स्टोरी क्या है। तो बेसिकली जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन आई फ्रांस में, तो इसका असर ब्रुसेल्स, बेल्जियम एक जगह है, उसको बोला जाता है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स किसके कब्जे में था, नीदरलैंड के कब्जे में था। तो नीदरलैंड ब्रुसेल्स के ऊपर बड़ा ज्यादा अत्याचार करता था। जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन आई तो ब्रुसेल्स में जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया अपने आप को, विद्रोह करके किसके साथ, नीदरलैंड के साथ। तो सेकंड इवेंट से कौन सा क्वेश्चन बनता होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता होता है, हाँ भी जो ब्रुसेल्स था वो किसके कब्जे में था, नीदरलैंड के। और ब्रुसेल्स देश को किसने इंस्पायरेशन दी, तो जो जुलाई में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी, जो फर्स्ट इवेंट में हमने डिस्कस किया, वो वहां से उसको इंस्पायरेशन मिली थी, जिससे वो नीदरलैंड से अलग हो गया। आई होप ये सेकंड इवेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रेवोल्यूशन कहाँ पर हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो ये है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक एक देश का नाम है, इंडिपेंडेंस मतलब आजाद कैसे हुआ। ये आपको पेट क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना करवाऊंगा आपने उतना ही लिखना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है, ग्रीक जो था ना वो किसके अंडर था, ओटोमन एम्पायर के अंडर था। कौन सी सेंचुरी थी, 15 सेंचुरी से जो ग्रीक था ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ग्रीक में बेसिकली क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी थी। और ओटोमन एम्पायर जिसने ग्रीक के ऊपर कब्जा किया हुआ था, किससे बिलोंग करता था, मुस्लिम धर्म से। मतलब मुसलमान जो लोग ओटोमन एम्पायर के रहने वाले थे, उन्होंने ग्रीक के जो क्रिश्चियन धर्म के लोगों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, ऐसे समझ लो। कब से किया हुआ था, 15 सेंचुरी से। इसका आपको अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ पर मैं आपको मैप शो करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर मैं ना आपको 2 मैप शो किए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रीक है जो वो पुराने समय में कैसा था, और ग्रीक जो नए समय में कैसा है, आज के समय में, जिसको बोला जा सकता है। ग्रीक देखो, ये वाला इटली के आसपास वाला एरिया क्या कहलाता था, ग्रीक था। यहाँ पर तो अब ग्रीक लिखा हुआ ना, प्रॉपर एक देश बना हुआ है। पर ओल्ड मैप में देखे, जब ओटोमन एम्पायर ये वाले ने कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर ग्रीक पूरा इसके अंडर ही था। मतलब हम आगे वाली स्टोरी में ये पढ़ेंगे, हाँ भी ग्रीक इस वाले मैप से यहाँ तक कैसे पहुंचा। मतलब ओटोमन एम्पायर यहाँ पर लिखा है ना, उससे कब्जा छुड़वा के अब ये
ग्रीक जो प्रेजेंट में यहाँ पर यूरोप में शो हो रहा है वो कैसे बना। आई होप ये थोड़ा सा मैप देख के आपको सिनेरियो समझ आ गया। हाँ भाई, ग्रीक के ऊपर किसका राज था? ऑटोमन एम्पायर का राज था। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ऑटो है ऑटो से याद रख लो। जो ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा में क्या है, ग्रीस जो होती है ऑटो रिक्शा में डाली जाती है जिससे ऑटो रिक्शा चलता है, जिसकी चैन चलती है। तो ऐसे याद रख लो ऑटो रिक्शा में ग्रीस कम हो गई थी। बस ऐसे कुछ भी करके हमने याद रखना है। तो ग्रीक किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर। आगे ग्रीक को भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने इंस्पायर किया, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, लोग सड़कों पे आए, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाए, क्रांतिकारियों ने बोला ग्रीक को छुड़वाना चाहिए। उसमें से एक बंदे का आपने नाम याद रखना है जिसने बहुत ज्यादा योगदान दिया, जो था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था वो इंग्लिश पोएट था। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 1 मार्क्स का, कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ग्रीक के लोगों को इंस्पायर किया, रेवोल्यूशनरीज था वो कौन था? लॉर्ड बायरन, जो क्या था, इंग्लिश पोएट था। फाइनली एक ट्रीटी हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, इन क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई। वो ट्रीटी का नाम क्या है? अजीब सा नाम है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुई? 1832 में। 4-5 बार बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कब हुई थी? 1832। 32 को कैसे याद रखोगे? हमारे जो दांत होते हैं वो 32 है, तो हमने 32 से याद रखना है। 1832 में एक ट्रीटी हुई जिसमें क्या था, ग्रीक को आजाद करवा दिया गया ऑटोमन एम्पायर से। यहाँ पर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सारा डाटा लिखोगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ सकता है या आपको आएगा एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आपने सारा डाटा लिखना होगा। आई होप आपको 3 इवेंट्स अच्छी तरह समझ आ गए। इन इवेंट्स को देखते हुए जो डुइक मैट्रिक है उसने एक वर्डिंग और बोली। जो वर्डिंग्स है ना, जिसने बोली उसको ध्यान से आपने याद रखना है। बोला क्या उसने? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच्ड कोल्ड। स्नीज का मतलब यहाँ पर होता है छींकना, और कोल्ड का मतलब होता है खांसी जुकाम लगना। इस लाइन का कहने का ये मतलब है, जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। लिखा है ना यहाँ पर, जब फ्रांस छींकता है, स्नीज करता है, तो रेस्ट ऑफ द यूरोप क्या होता है? कैच कोल्ड, उसको ठंडी खांसी जुकाम लग जाती है। ये उसने क्यों बोला? मैप दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये है फ्रांस। उसके कहने का ये मतलब था, जैसे पीछे भी देखा है और फर्स्ट इवेंट में भी देखा है, जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। जो फ्रांस में जब होता है ना, तो इस फ्रांस क्या करता है, बाकी यूरोप के देशों में इंस्पायर करता है, आप भी वो चीज लेके आओ। मतलब फ्रांस में कोई छींकता है तो सारा यूरोप क्या होता है, उसको खांसी जुकाम लगता ही लगता है। मतलब फ्रांस क्लास के वो बच्चे की जैसे है, इसको प्यास लगती है, जिसको देखते हुए सारी क्लास को भी प्यास लग जाती है। तो सारी क्लास है यूरोप, और वो बच्चा जिसको प्यास लगी है वो है फ्रांस। आई होप ये मैप वाला देख के आपको ये वर्डिंग अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का ये वर्डिंग का क्वेश्चन आता होता है। हाँ भाई, ये वर्डिंग किसने बोली? तो इसको बड़ा ध्यान से लिखना है। वैसे भी मैंने सारा डाटा अपने नोट्स में दिया हुआ, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई।